हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBSQ इंटरमीडिएट कॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंटैक्स में, वो है सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। इसी के विषय में हमें सीखना है, समझना है, जानना है सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन कि प्रोनाउन का क्या रूल रेगुलेशन है आपके ग्रामर में। इसका तो बेसिक आप लोगों को पता ही होगा। सिंटैक्स के थ्रू प्रोनाउन के विषय में हमें सीखना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रोनाउन 6 प्रकार के होते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन 6 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन, अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसी के विषय हम लोग जानते हैं आगे। पर्सनल प्रोनाउन जिसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन का ये हिंदी रूपांतर है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता होगी, लेकिन जान लेना बेहतर है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और बी ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। इसके बाद जो भी प्रोनाउन बचते हैं वो सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। जैसे दे हो गया, सी हो गया, ही हो गया और इट। ठीक, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन को अलग अलग पर्सन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन में आई बी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में दे, सी, ही, इट। तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, लेकिन इसमें जानना क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें जानना आपको ये है कि इसमें सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। आपको जानना इसमें यह है कि कौन से प्रोनाउन सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं। तो सिंगुलर प्रोनाउन में आई, ठीक, सी, ही, इट, ये आपके सिंगुलर प्रोनाउन है। और बी, यू, दे ये प्लूरल प्रोनाउन है। तो कहने का तात्पर्य है कि आई सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बी होता है। ठीक, सी और ही इन दोनों का प्लूरल दे होता है। ठीक, इट हमेशा सिंगुलर में गिना जाता है, यू हमेशा प्लूरल में गिना जाता है। कहने का तात्पर्य यही है। तो इसमें ये आपको जो समझना है, इन जो पर्सनल प्रोनाउन है इनका जो केस बनता है, कारक जिसे हम कहते हैं, इनका जो केस बनता है उसके विषय में आपको डीपली जानना है। इनका जो केस बनेगा उसके विषय में आपको डीपली जानना है। तो आई होप कि आप लोगों को केस के बारे में पता ही होगा। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है पॉजेसिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। पॉजेसिव का मतलब होता है संबंध कारक, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्म कारक और सब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्ता कारक। जैसे जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, जितने भी हैं आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, इनका पॉजेसिव केस क्या होगा, इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अस यू का योर होता है और क्या होता है, यू होता है। दे का दियर, देम। ही का हिज, हिम। सी का हर और ऑब्जेक्टिव केस भी हर।
इट का इट, इट। तो ये आपका केस हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अभी आगे आपको क्लियर होगा कि आपको जानना क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी जान लेना बेहतर है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन का आपका पर्सन हो गए, सिंगुलर प्लूरल हो गया, और जो है इनके केस हो गए सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, अर्थात कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, पॉजेसिव का संबंध कारक, ऑब्जेक्टिव का कर्म कारक। अब इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन एक वचन में आए हैं तो सबसे पहले कौन सा पर्सन यूज किया जाएगा। यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन, कोई एक वाक्य है, ऐसे आप समझ लीजिए, यदि एक सेंटेंस में अलग अलग पर्सन आए हैं तो कौन से पर्सन पहले प्रयोग में लाए जाएंगे, पहले प्रयोग में लाए जाएंगे। बहुत सीधी सी बात है, आपको ये समझना है। यदि कोई सेंटेंस है जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों को मेंशन किया गया है, तो आप किस पर्सन को पहले लिखोगे। तो बहुत ही आसान है। जैसे किसी सेंटेंस में वह है, तुम हो और मैं हो। जैसे मैं, तुम और वह फील्ड में खेल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मैं, तुम और वह मैदान में खेल रहे हैं। मान लीजिए इसी का आपको ट्रांसलेशन करना, मैं, तुम और वह मैदान में खेल रहे हैं। नियम यही है कि यदि एक सेंटेंस में अलग अलग दो पर्सन आए हों तो कौन से पर्सन का पहले प्रयोग में लाए जाते हैं। आप किस पर्सन को पहले लिखोगे। मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पर्सन को एक ही सेंटेंस में मेंशन कर दिया गया है, तो अनुवाद करने में आप किस पर्सन को पहले लिखोगे। तो इसका तो बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक, तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन लिखोगे। एक नियम है जिसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, 231। और जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी वो प्लूरल होगी। ठीक, तो ये हो जाएगा। सेकंड पर्सन कौन है, यू, कमा थर्ड पर्सन ही, यू, ही एंड आई आर प्लेइंग इन द फील्ड। ये आपका हो गया। यू, ही एंड आई आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब मान लीजिए केवल दो ही पर्सन दिया, अभी तो तीनों पर्सन है, तीनों मेंशन किया है, तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर दो ही पर्सन दिया, मान लीजिए तुम और मैं स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें तो आपको पहले सेकंड पर्सन लिखना पड़ेगा, यू एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। अगर दो पर्सन मेंशन किया है तो आपको सेकंड पर्सन, और मान लीजिए सेकंड पर्सन दिया और फर्स्ट पर्सन दिया, तो पहले आपको सेकंड पर्सन लिखना होगा। ठीक, आप ये मान के चलिए जो फर्स्ट पर्सन है हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा। क्लियर। यदि तीनों पर्सन है तो पहले सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ठीक, और आप ये मान के चलिए कि जो सेकंड पर्सन हमेशा पहले लिखा जाएगा, जो फर्स्ट पर्सन हमेशा बाद में लिखा जाएगा, और जो थर्ड पर्सन हो तो बीच में ही रहेगा। ठीक, अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया है एक ही सेंटेंस में, ठीक, तो पहले आप थर्ड पर्सन लिखोगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखोगे। दैट्स क्लियर। जैसे ही एंड आई वेयर राइटिंग अ नॉवेल
ठीक। अब देखिए यहाँ पर ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यदि तीनों प्रकार के पर्सन आए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी सेंटेंस में मेंशन किए गए, जब उसका आप अनुवाद करोगे तो पहले सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। अब मान लीजिए सेकंड पर्सन दिया और फर्स्ट पर्सन दिया, तो आप पहले सेकंड पर्सन लिखोगे फिर फर्स्ट पर्सन लिखोगे। मान लीजिए आपको थर्ड पर्सन दिया और फर्स्ट पर्सन दिया है, तो पहले आप थर्ड पर्सन लिखोगे फिर फर्स्ट पर्सन। कहने का तात्पर्य ये है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा अंत में होगा और सेकंड पर्सन हमेशा पहले होगा, तो और थर्ड पर्सन हमेशा बीच में होता है। अगर तीनों दिए तो यदि जो जैसे कम दिया है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, मान लीजिए कि सेकंड पर्सन दिया और फर्स्ट पर्सन दिया, तो पहले आप सेकंड पर्सन लिखोगे तब फर्स्ट पर्सन लिखोगे। मान लीजिए थर्ड पर्सन दिया और फर्स्ट पर्सन दिया है, तो आप पहले थर्ड पर्सन लिखोगे फिर फर्स्ट पर्सन। बस आप एक मोटे तौर पे ये बात याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा और सेकंड पर्सन हमेशा पहले लिखा जाएगा। ठीक, बस इतना आपको पता है तो आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हो। लेकिन इसके बाद एक थोड़ा सा अपवाद है, एक्सेप्शन है थोड़ा सा। अगर मान लीजिए तीनों पर्सन प्लूरल नंबर में दिए गए हैं, तो क्योंकि अभी बताया गया ना, जो पर्सनल प्रोनाउन के जो पर्सन है उनका सिंगुलर प्लूरल अभी बताया गया। मान लीजिए अगर सब तीनों पर्सन प्लूरल नंबर में दिए गए हैं, जैसे हम, तुम, वह, अर्थात हमें, तुम्हें और उसको कक्षा में उपस्थित होना चाहिए या क्लास अटेंड करना चाहिए। हमें, तुम्हें और उनको कक्षा में उपस्थित होना चाहिए। मान लीजिए इसी का अनुवाद करना है, तो इसमें आपको, इसमें भी तीन पर्सन है ना, लेकिन यदि तीनों प्लूरल नंबर में हैं, तीनों प्लूरल नंबर में हैं, ठीक, अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों अपने प्लूरल फॉर्म में हैं, ठीक, तो इनका जो नियम है वो है पहले फर्स्ट पर्सन अर्थात एक, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, एक, दो, तीन। यदि किसी भी सेंटेंस में जो पर्सन तीनों पर्सन जो मेंशन किए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यदि उनका प्लूरल नंबर है तो पहले फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अर्थात फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें? बी का मतलब हमें, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन क्या है? यू, तुम्हें, थर्ड पर्सन क्या है? एंड दे का मतलब उनको। मस्ट अटेंड दी क्लास, ठीक। ये आपके लिए थोड़ा सा नियम था, ये एक्सेप्शन के तौर पे है। तो आपको याद रखना है कि यदि तीनों नंबर प्लूरल में हैं, तीनों पर्सन प्लूरल नंबर में हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि 1, 2, 3 पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन लिखे जाएंगे। यदि उस तरह से है तो आप पहले सेकंड पर्सन लिखोगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा इट का प्रयोग हम देख लेते हैं। इट का प्रयोग प्रोनाउन में थर्ड पर्सन के रूप में किया जाता है। एज यू नो, इट का प्रयोग पर्सन में थर्ड पर्सन में किस में काउंट किया जाता है? थर्ड पर्सन में। इट का प्रयोग पर्सन, यहाँ में लिख लेना, पर्सन में थर्ड पर्सन में इसकी काउंटिंग की जाती है। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन में इट की जो गिनती की जाती है वो थर्ड पर्सन में की जाती है। दैट्स क्लियर। तो इट का यूज जानते हो, इट से दूरी, समय, मौसम तथा अन्य प्राकृतिक घटनाओं का बोध होता है। इट से दूरी, समय, मौसम, ठीक, अन्य प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं का बोध होता है, या बोध नहीं होता है। इट से दूरी, समय, मौसम, अन्य प्राकृतिक घटनाओं का बोध कराया जाता है। कहने का तात्पर्य है इट से दूरी, समय, मौसम, अन्य प्राकृतिक घटनाओं का बोध कराया जाता है, बोध कराया जाता है। वैसे भी इट का प्रयोग बहुत ही आसान है। दिन, समय,
मौसम, महीना। देखिए दिन, महीना ये भी समय का ही सिंबल है ना, ये समय की ही इकाई है। तो आप ऐसे मोटे तौर में समझिए, डिस्टेंस, टाइम, सीजन, ठीक, इन तीनों का जिक्र करने के लिए हम इट का यूज करते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में समय का बोध आपको कराना है, टाइम का बोध आपको कराना है और मौसम का बोध कराना है, तो इसके लिए आपको इट का यूज करना पड़ेगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है। और पर्सनल प्रोनाउन में इट जो है थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। बस ये इतना बहुत ही आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। जैसे इट इज़ 15 माइल्स टू आगरा, इट इज़ 15 माइल्स टू आगरा। ठीक, इट इज़ 15 माइल्स टू आगरा, अर्थात आगरा की कितनी दूरी, आगरा यहाँ से कितना दूर है, 15 माइल्स, अर्थात 15 मील दूर। आगरा 15 मील दूर है। अब दूरी के लिए इट का यूज होता है, दैट्स क्लियर। इट का यूज दूरी के लिए, समय के लिए, जैसे इट इज़ संडे, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ इवनिंग, इट इज़ रैनिंग, इट इज़ रैनिंग, मतलब जैसे कोई भी प्राकृतिक घटना हो उसके लिए इट का यूज होते हैं। ठीक, जैसे मंडे, इट इज़ मंडे, सुबह, इट इज़ मॉर्निंग, बरसात, इट इज़ रैनिंग। तो कोई भी नेचुरल इवेंट है, कोई प्राकृतिक से संबंधित कोई बात है, इस नेचर से संबंधित कोई बात है, तो आप वहाँ पर इट का यूज करते हो। ठीक, समय से संबंधित कोई, अब जैसे इट इज़ मॉर्निंग, ठीक, तो कहने का तात्पर्य सुबह है, तो सुबह समय को ही प्रदर्शित करता है। सुबह का मतलब ये समय की कोई इकाई है। और इट इज़ रैनिंग एक नेचुरल इवेंट है, सीधी सी बात है कि बरसात, तो इट इज़ रैनिंग कहने का तात्पर्य बरसात का मौसम है। तो इट का प्रयोग ऐसे रिफरेंस में किया जाता है, दूरी, समय, मौसम, अन्य प्राकृतिक घटनाओं का बोध कराया जाता है। जैसे इट इज़ फ्लड, बाढ़, इट इज़ स्टॉर्म, तूफान। तो और इट पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड नंबर पे गिना जाता है, इट इज़ सिंगुलर नंबर में आता है, दैट्स क्लियर। और जो है इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जीरंड तथा क्लाज के केस इन अपोजिशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन्फिनेटिव, जीरंड मतलब इट जो है, इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जीरंड, क्लाज के केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन का मतलब समझते हो ना, जो किसी नाउन के साथ साथ चलता है, उसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। ठीक, तो उनके यूज में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज़ नॉट इजी टू से, इट इज़ नॉट इजी टू से, इट इज़ नॉट इजी, क्या आसान नहीं है, टू से, कहना, ये कहना आसान नहीं है। तो इसमें जो टू से है क्या, इन्फिनेटिव है ना, कहना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट इजी टू से, कहने का तात्पर्य यही है। इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जीरंड, क्लाज के केस इन अपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, या में भी प्रयोग किया जाता है, कहने का तात्पर्य यही है। तो केस इन अपोजिशन का मतलब समझते होगे, नहीं समझ रहे होगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर बता दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा केस इन अपोजिशन। सिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक, तो जैसे इट इज़ नॉट इजी टू से, यार इट इज़ सैड दैट ही इज़ डेड, इट इज़ सैड दैट ही इज़ डेड, ही इज़ डेड। अब वो वाक्य है, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो समझ लीजिए, यहाँ लिख देते हैं हम, 1 मिनट। इट इज़ सैड दैट ही इज़ डेड, इट इज़ सैड, दुख की बात है, दैट कि ही इज़ डेड, कि वह मर गया। तो यहाँ पर ये जो क्लाज है, दैट ही इज़ डेड, ये जो नाउन क्लाज है, इसका जो केस इन पोजीशन क्या है, इट इज़ सैड। तो बहुत ही आसान है चीज़ों को समझना। मुझे थोड़ी सी समस्या आपके अंदर ये, आप लोगों के अंदर ये लग रही होगी, आप लोगों को ये लग रहा होगा, मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोगों को ये केस इन पोजीशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो पहले आप खुद से इसको स्टडी कर लीजिएगा, जाके फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में उस वीडियो से पढ़ लीजिए, या फिर
आप जो इसे किसी ग्रामर की बुक से भी आप पढ़ सकते हो बड़े आसानी से, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, नहीं आएंगी तो फिर आपको बता दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे हम सेंटेक्स ऑफ प्रोनाउन के विषय में चर्चा होगी। आज तो ये पर्सनल प्रोनाउन था, तो इसी में ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। तो फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।